तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 380 में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली वो एपिसोड आ चुकी है जिसमें हम लू फेंग के असली पावर्स को देखेंगे। मतलब लू फेंग के तो नहीं बल्कि लॉर्ड्स के असली पावर्स को देखेंगे। और ये चैप्टर में पूरी तरह से कत्लेआम मचानी दिखाएंगे जिसमें लॉर्ड्स कैसे हेनवन एंचेस्टर्स को भगा भगा कर मारते हैं। जिसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे वो सब कितने लॉर्ड्स मिलके बाकी सबको मारते हैं। तो चलो बकवास बंद करके चैप्टर पे आते हैं और आप लोग बताना ये बैकग्राउंड साउंड मैं यूज़ करूं या फिर नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग बैटलफील्ड में आ चुका होता है और सबको पता चल चुका होता है कि लॉर्ड मतलब प्रैक्टिशनर्स के फैक्शंस में एक और नया लॉर्ड आ चुका है और ये नया लॉर्ड हमारी आधी पावर्स को विद स्टैंड कर पा रहा है। मतलब लू फेंग आते के साथ ही 30 एंचेस्टर बेंग्स की कंबाइंड अटैक्स को सह पा रहा था, जिससे कि उन्हें ये बात अच्छे से पता चल जाती है कि ये नया नवेला लॉर्ड आते ही हमारे कंबाइंड पावर्स को सह पा रहा है। जिसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि लॉर्ड जिन मोमेन और मिंग हुआंग ने उन्होंने भी अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो सारी हिनवन एंचेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। अब ये हिनवन एंचेस्टर्स के पास काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशनल और सेंसिंग एबिलिटीज़ थी और जैसे ही लू फेंग अपीयर होता है वो हर एक तरह से मतलब वो जैसे भी हो सकी वो लू फेंग के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं। और एक यही चीज़ थी जो कि उन सारे हिनवन एंचेस्टर्स को एक अलग ही अनईजी महसूस करवा रही थी और वो लोग हैरान होते हुए कहते कि क्या इसकी फिजिकल बॉडी इतनी ज़्यादा फॉर्मिडेबल है कि अपने पीक स्टेट में रहकर हमारी पावर्स को सह पा रहा है, वो भी आधी ढेली। और आखिरकार इसके आते ही उन सारे लॉर्ड्स की पावर्स पीक स्टेट पे कैसे आ गई, ये कैसे हो सकता है। अभी इस समय हिनवन एंचेस्टर्स के पास लू फेंग के बारे में कोई भी इंटेलिजेंस नहीं थी, क्योंकि अगर उनके पास इंटेलिजेंस होती तो लू फेंग के बारे में पहले से जान चुके होते हैं और उन्हें ये भी पता चलता कि कैसे एक और लॉर्ड आ चुका है, लेकिन उनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। अब उनकी जो स्टेटस थी तो वो अपने इनविंसिबल रेलम या फिर कह सकते हो केज वर्ल्ड के अंदर जितने भी वर्ल्ड क्लास हिनवन लाइफ फॉर्म से उन सब से वो पता लगाते थे कि आगे का प्रैक्टिशनर फैक्शंस में क्या हो रहा है और ये सारे वर्ल्ड क्लस्टर से वो पता लगाती थी। अब यहाँ पे ये सब तो थी, लेकिन इस युद्ध के दौरान इन सारे वर्ल्ड क्लस्टर्स को अपने लॉर्ड्स के द्वारा कुछ अच्छे से ही प्रोटेक्ट की गई थी, जिसकी वजह से वो एक जरा सा भी न्यूज़ नहीं लगा पाए थे कि एक नए लॉर्ड की इमरजेंस या फिर एक लू फेंग जैसा जीनियस बंदा भी अभी काम कर रहा है, वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक लू फेंग समन किया था तो अभी से लेकर उस वक्त तक सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ ईपोज ही पास हुए थे। तो आखिरकार इस बंदे को कैसे लू फेंग के बारे में पता चलेगा, और ये सब इसलिए चल रही थी और लू फेंग के बारे में कोई भी खबर हिनवन एंचेस्टर्स के पास थी ही नहीं। लेकिन सडनली यहाँ पे हिनवन एंचेस्टर्स के माइंड में हर एक के माइंड में एक आवाज़ आती है कि सब लोग केयरफुल हो जाओ, मोमैन का मेन कॉम्बैट क्लोन हमारी तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे जितने भी 73 हिनवन एंचेस्टर्स थे, पहले 72 थे तो पता नहीं एक और कहाँ से आ गए, तो 73 हिनवन एंचेस्टर्स थे। उन सब की बॉडी काफ़ी ज़्यादा मैसिव थी और उन सब में अंदर एक मैसिव बीस्ट भी होता है जिसके पास डजन्स ऑफ हुप्स क्लॉज भी होती हैं और उसके पास एक दो नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ आइज होती है। वो सारे लॉर्ड्स को ऑब्जर्व कर रही थी, इसलिए उसे पता चल जाता है कि लॉर्ड मोमेंट अपने मेन कॉम्बैट के साथ उन सब के पास आ रहा होता है और उसकी आंखों से कोई भी लॉर्ड बिल्कुल भी छुपा नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पे सडन इन्फिल्ट्रेशन नेचुरली वो डिटेक्ट करता है और बाकी के जितने भी हिनवन एंचेस्टर्स थे वो इस बात को जानकर टेंस हो जाते हैं कि मोमेंट यहाँ पे आ रहा है। अब लॉर्ड मोमेंट की बॉडी तो आप लोग जानते ही हो कि लू फेंग के बाद सबसे बड़ी बॉडी हो जाती है, तो वो आते ही अपने हिनवन एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है और कह सकते हो कि जैसे एक समंदर के बीच में लहर आती है, ये लॉर्ड मोमेंट सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे करता है। वो वहाँ पे आके अपने वेव्स को जनरेट कर देता है, यहाँ तक कि हिनवन एंचेस्टर्स उन वेव्स के बीच में कुछ भी डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाते कि क्या है। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है 1000 आई को, जहाँ पे हमें लॉर्ड मोमेंट को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि तुम 1000 आई मतलब कि यान तुमने मुझे तभी भी ढूंढ लिया जबकि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वहाँ पर अपना लॉर्ड मोमेंट आकर कुछ ज़्यादा ही तबाही मचाने लगता है। मतलब एक तो उसकी इतनी बड़ी बॉडी और युद्ध में जैसे कुंभकर्ण आके कैसे तबाही मचाता
जाता था, कहीं भी गिर गया तो मर ही गया कोई ना कोई सैनिक। सेम टू सेम अपना लॉर्ड मोमेंट ऐसा ही कर रहा होता है। पूरी की पूरी इन्फिनाइट हिनवन स्पेस वेव से भर चुकी होती है और लॉर्ड मोमेंट एक पागल की तरह अपने वॉइस को चारों तरफ रेजोनेट कर रहा होता है ताकि वो उन सब के मन में भय को पैदा कर सके। चारों तरफ रेजिंग वेव्स होती हैं और दिखाया जाता है कि वो वेव्स म्यूजिकल नोट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं और कैसे एक जंग का ऐलान किया जाता है, एक जंग की सॉन्ग गाई जाती है, वैसे चलने लगती है। एक हाइम उन सब के माइंड्स में आने लगती है और उन सब के अंदर उन सबको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगती है। मतलब समझ लो कि अभी लॉर्ड मून आके वो एक म्यूजिकल अटैक कर रहे थे जो कि उनके सोल को भी अफेक्ट कर रहे थे। अभी यहाँ पे ऐसे ही चलते रहता है, उन पे अटैक होने लगती है। हिनवन एंसेस्टर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे और उनमें से बहंदा कहता है कि एक प्राइमोडियल है जो कि हमारे 100+ हिनवन एंसेस्टर्स में से एक उनमें से मौजूद थी। अब हिनवन यहाँ पे प्राइमोडियल एक अलग सी चीज़ आ गई और यहाँ पे एक और चीज़ पता चलती है कि शैलो स्टार की दुनिया में एक इटर्नल लैंड वाली भी जगह है। इटर्नल लैंड में सिर्फ वही जा सकते हैं जो कि ट्रूली इमॉर्टल हो, जो कभी नहीं मर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स अपने लॉर्ड्स ट्रूली इमॉर्टल हैं तो इटर्नल लैंड के एक पार्ट है, उनके एक सीट में हिस्सा ले सकते हैं। ये सेम टू सेम अपने सुप्रीम लेवल के जैसा है, जहाँ से आप लोग कोर्ट में देख लो राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, उसमें सीट्स होते हैं। सेम टू सेम इटर्नल लैंड में भी ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पे वो सब जानते थे कि अपना लॉर्ड मूवमेंट के पास सबसे पावरफुल डिफेंसिव फॉर्मेशन से इसकी एग्जिस्टेंसी पाइनिकल डिफेंसिव प्रिंसिपल्स को दर्शाती है। आखिरकार कैसे वो सामना कर सकते हैं जब लॉर्ड मूवमेंट अपने ऑल आउट बैटल में जा रहा है। पिछले बार जितने भी फाइट में लॉर्ड मूवमेंट ने बैटल की थी तो उस वक्त वो अपने फुल कैपेसिटी से फाइट नहीं किया करता था, लेकिन इस वक्त वो अपने फुल कैपेसिटी से फाइट कर रहा होता है और लॉर्ड मूवमेंट अपने अटैक से उस पर अटैक किए जा रहा होता है। बहुत ही जोर की भयंकर वाली अटैक होने लगती है। बहुत सारी बकवास थी लेकिन शुरुआत में थोड़ी बोली लगेगी, लेकिन अभी शुरुआत में आगे जैसे जैसे जाओगे आपको और भी एक्साइटमेंट महसूस होते जाएगी। इसके साथ ये सब चलने लगती है। अब वहाँ पे इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवन एंसेस्टर भी मौजूद था जिसकी बॉडी भी अपने लॉर्ड मूवमेंट की जैसे ही इंडिस्ट्रक्टिबल और पावरफुल होती है, जो कि अपने प्रैक्टिसनर फैक्शंस को रोक कर रखा करती थी। अपने इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवन एंसेस्टर्स के पास एक टेरिफाइंग सप्रेशन एबिलिटी थी, उनके पास स्पेस वाली एबिलिटी थी अपने लॉर्ड जिंगमिंग के जैसे ही, और वो वहाँ पे अपने उस पावर्स को यूज़ करके सबको सप्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं और वो अपने लॉर्ड जिंगमिंग की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन दिखाया जाता है जैसे ही वो अपने पावर्स को यूज़ करता है उसे पता चलता है कि वो अपने स्पेशल पावर को यूज़ कर ही नहीं सकता, और जब वो अपने लॉर्ड जिंगमिंग की तरफ देखता है तो वो जान जाता है कि यहाँ पे किसी और नहीं बल्कि लॉर्ड जिंगमिंग ने ही इसको किया है। मतलब कि अपने लॉर्ड जिंगमिंग ने उसके पावर्स को सप्रेस कर दिया, उसके पावर्स को कैंसिल कर दिया कि तुम बच्चे अपने स्पेस के पावर्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड मूवमेंट तो आया था लेकिन तभी एक और वॉइस आती है जो कि लॉर्ड जिन की होती है, जो कहता कि ब्रदर मोमेंट मैं भी यहाँ पे आ चुका हूँ। और वो गुस्से में कहता है कि डैम यू हिनवन एंसेस्टर्स, मैंने काफ़ी लंबे अरसे से तुम सबके अंदर सहा है, अब चलो तुम्हें अपने लॉर्ड्स को ऑफेंड करने की प्राइस तो देनी पड़ेगी। और लॉर्ड जिन कह सकते वो भी पूरी तरह से पागल हो चुका था और उसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकलने लगती है जो कि 13 पार्ट्स में उन सब पे अटैक कर देती हैं। अभी 13 स्ट्रैंड्स ऑफ ब्लैक ऑरा उन सारे हिनवन एंसेस्टर्स के डोमेन को तोड़ते हुए अंदर जाती हैं और लॉर्ड मूवमेंट की स्पेस टाइम स्रोट्स उन सब के पास पहले ही पहुँच चुकी थी, तो वो लॉर्ड जिन के 13 स्ट्रैंड के साथ मर्ज होकर उन सब पे अटैक करती हैं। बूम 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 13 एक्सप्लोजन चारों तरफ होना शुरू हो जाते हैं और फोर्सेस ब्लास्ट होने लगती हैं, चारों तरफ तबाही होने लगती है। जो 13 एक्सप्लोजन अपने लॉर्ड जिन के साथ और लॉर्ड मूवमेंट के वॉइस के साथ मिलकर आगे बढ़ी थी वो एकदम से पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों में मिल जाते हैं और अनइमेजिनेबल लेवल में टूटकर उन सब पे बरसने लगते हैं। मतलब मल्टीप्लाई होकर उन सब पे बरसने लगे होते हैं और वो 13 एक्सप्लोजन्स कंटिन्यूअसली ब्लास्ट करने लगते हैं। हर एक ब्लास्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ये एक्सप्लोजन सभी जगह होने लगती है। इन दोनों लॉर्ड्स अपने ऑल आउट पे जा रहे थे। ये लॉर्ड्स कह सकते हो तो इन्फिनाइट हिनवन स्पेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेंग में से आते हैं, वो तो इनकी संख्या कम है इसलिए ये सब सप्रेस कर रहे थे, लेकिन ये जबकि ऑल आउट आ चुके थे तो इनकी पावर्स का कौन ही सामना कर सकता था। वो पूरी तरीके से तबाही मचा चुके थे, मतलब वो कहते हैं मौत का मंजर, मौत का नंगा नाच ये सब करवा रहे होते हैं।
हैं और चारों तरफ तबाही होने लगते हैं। हिनवान एंचेस्टर पूरी तरह से डर चुके होते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये कुछ ज़्यादा ही पागल हो चुके हैं और हिनवान एंचेस्टर अपने हर एक पावर्स को यूज़ करके रेसिस्ट करने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये लॉर्ड ये पागल हो चुके हैं, ये अपने मेन कॉम्बैट क्लोन्स को जला रहे हैं, ये डेथ तक फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें होल्ड ऑन करना ही होगा। अब यहाँ पे हिनवान एंचेस्टर तो शॉक हो चुके थे लेकिन वो पूरी तरह से अपनी बेस्ट दे रहे थे ताकि वो रेसिस्ट कर सके। और यहाँ पे लॉर्ड मोमेन और लॉर्ड जिन तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो अपने बर्निंग क्लोन्स को पूरी तरह से यूज़ कर रहे थे और उसकी पावर्स और भी डिवास्टेटिंग होते जा रही होती हैं। उस अटैक से डजन हिनवान एंचेस्टर्स उनकी डिफेंसेस जो कि वीक थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, वो वाउंड हो जाते हैं। मतलब कि वो जो अटैक होते हैं तो स्ट्रॉन्गर डिफेंस वाले तो बच तो जाते हैं लेकिन जो वीकर डिफेंस वाले होते हैं वो वहाँ पर जख्मी हो जाते हैं। अब देखो हर एक हिनवान एंचेस्टर्स के पास बहुत भयंकर वाली वाइटैलिटी होती है और उनके कंपेनियंस उनके पास हैं तो उनको मारना इतना भी आसान नहीं है, ये बहुत ही बड़ी चैलेंज की बात हो जाती है। और मोस्ट टेरिफाइंग एक्सप्लोजन्स उन सब पे गिरने लगती है तो उनके ऊपर रिकवर का चांस भी नहीं मिलता और वो उसको सहने लगते हैं। अब थंडर्स चारों तरफ बरसने लगती है, डार्जिलिंग गोल्डन लाइटनिंग उन सभी 11 पे बरसना शुरू करती जो कि सबसे ज़्यादा वीकर हो चुके थे। मतलब कि समझ लो तो वहाँ पे टोटल 73 थे तो उसमें से 62 ही ऐसे थे जो कि अपनी अच्छे कंडीशंस में थे, वो भी जख्मी हो चुके थे लेकिन उनमें से 11 एकदम बुरे हालत में हो चुके थे और उन्हीं पे अटैक्स होने लगते हैं। लॉर्ड मिंगवा की लाइटनिंग थंडर्स उन सब पे अटैक होने लगती हैं और हर एक पे बरसना शुरू करते और कोई भी उसको नहीं मिस कर पा रहा होता है। और जबकि ये मेन क्रिटिकल पॉइंट आ गया है बैटल का तो वो भी अपने एक्सपेंस को कम नहीं करते, वो अपने मेन कॉम्बैट को क्लोन को बर्न करना शुरू करते हैं और अपने सबसे खतरनाक अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को यूज़ करने लगते हैं। वो उन्हीं 11 हिनवान एंचेस्टर्स पे एम करने लगते ताकि उनको मारा जा सके क्योंकि यहाँ पर एक को भी ख़त्म किया गया तो यहाँ पर कह सकते हो कि उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे ऐसे चलने लगती है फाइनली लू फेंग अपना मूव चलता है और लू फेंग अपने किलिंग मूव को यूज़ करता है। वो अपने वर्ड सेवरिंग ब्लेड जो कि उसके एनर्जी रिजर्व का 110,000 रखता है उससे वो अटैक करता है। वो बहुत ही पावरफुल अटैक होती है और एक कोल्ड लेजर शार्प ब्लेड लाइट फ्लैश होती है और लगभग लू फेंग की एक अटैक ही थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ मतलब ब्लेड्स लेस में कन्वर्ट होके उन सब पे अटैक करने लगती हैं और इस अटैक को युवान की फॉर्मेशंस गाइड करती हैं और लॉर्ड जिंगमैंग अपने स्पेस टाइम मैनिपुलेशन से उन सभी ब्लेड्स को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देती हैं और उस पर अटैक करने लगती हैं। अब ह्यूमन एंचेस्टर्स उन सबको इन्वेड करने की कोशिश कर रही थी, अपनी पूरी जी जान लगा के लू फेंग के अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनमें से एक अनलकी ह्यूमन एंचेस्टर होता है जो कि लू फेंग के ब्लेड से हेड ऑन स्ट्राइक करता है और जैसे उस पर हिट होती है या ह्यूमन एंचेस्टर की बॉडी 20 से कट जाती हैं और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और बचता है तो कह सकते हो तो उसकी प्राइमोडियल स्पिरिट मतलब कह सकते हो तो उसकी सोल बच गई होती है, जिसके साथ वहाँ पे एक प्राइमोडियल चीव सी होता है। वो अर्जेंटली उस ह्यूमन एंचेस्टर से कहता है जो कि जख्मी हो गया था उससे कहता है क्यूमी जल्दी से मेरे बॉडी के अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे क्यूमी अपने प्राइमोडियल चू सी के बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। अब बताया जाता है कि इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में प्राइमोडियल चू सी प्रोटेक्ट कर सकता है लेकिन वॉर के अनुसार वो सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्ट कर सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी होंगे। अब देखो वो भी स्टोर कर सकता है लेकिन उसकी भी ज़्यादा लिमिट नहीं है, अगर उसको मार दिया जाए तो जिसको स्टोर कर रहा है वो भी तो इवेंचुअली मारा ही जाएगा। और यहाँ पर एक भी अगर मरा तो जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर बैटल का तख्ता पलट हो जाएगा, जिसके साथ सडनली वहाँ पर एक और आवाज़ आती है, मतलब दूसरे ही टाइमलाइन से एक आवाज़ आती है जो कहती है मरो। और वहाँ पे एक मैसिव पाम न जाने कहीं से स्पेस टाइम को तोड़ते हुए ह्यूमन एंसेस्टर क्यूमी पे ही अटैक करती हैं और वहाँ पे उसको आधे में तब्दील कर देती हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि इस चीज़ को देखकर वहाँ पे उससे कहता है कि ये तो जीमिंग है, ये जीमिंग कर रहा है। और वहाँ पे एक ह्यूमन एंसेस्टर की वॉइस अपनी क्यूमी के वॉइस के साथ उसके माइंड में जाके कहती है कि क्यूमी मेरे साथ मर्ज हो जाओ, क्योंकि उस अटैक से वो और भी ज़्यादा जख्मी हो चुका था, उसके पास कोई और चारा नहीं था तो उसे अपने उसी बंदे के साथ मर्ज होना पड़ता है। अब यहाँ पे उस पर अटैक्स चारों तरफ से अटैक्स होने लगते हैं और क्यूमी उस बंदे के साथ मर्ज हो जाता है। उससे कहता है वूजिन एंचेस्टर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। वो उसके अंदर शरण ले लेता है, मतलब कह सकते हो कि वो उसके साथ मर्ज हो चुका था ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और वो उसी वूजिन से कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। अब वूजिन एंचेस्टर के बारे में बताया जाता है कि ये भी पावरफुल में से एक था। इसकी बॉडी एक स्फेरिकल लाइट की जैसी होती है, इसके
अंदर से इन्फिनाइट रेडियंस निकल रही होती है और इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के फैक्शंस में से इसकी स्ट्रेंथ टॉप 3 में आती है। लेकिन ये थियोरेटिकल मारा जा सकता है, मतलब इसको मारा जा सकता है तो इसको इटर्नल लैंड में जगह नहीं मिली थी। भले इसकी पावर्स टॉप 3 में थी लेकिन इसको मारा जा सकता था एक पॉइंट के ऊपर, इसलिए इसको सीट नहीं मिलती। लेकिन फिर भी ह्यूमन एंसेस्टर्स इसके पावर्स के लिए इसके लिए एक सीट को रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि इन्हें इसकी पावर ही इतनी ज़्यादा है कि इसको मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। प्राइमोर्डियल्स वो इंडिस्ट्रक्टिबल और इमॉर्टल होते हैं, लेकिन ह्यूमन एंसेस्टर वो जिनकी कॉम्बैट एक ह्यूमन एंसेस्टर की मिड टायर लेवल की जितनी होती है, और वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर वो अपने 9 सॉवरीज इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस में से एक होता है। अब देखो नई नई चीज़ें आ रही हैं, कौन सी फैक्शंस आ रही है तो कन्फ्यूजन होगी, बस यहाँ पे ज़्यादा मत सोचो, आने वाले चैप्टर्स में रिवील हो जाएंगी। और लॉर्ड जिंग इस चीज़ के बारे में जानता था कि उसकी बॉडी क्यूनिन की बॉडी अपने वो जिन के साथ मर्ज हो चुकी है, तो इसको मारना नेक्स्ट थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी बॉडी सच में काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। और वहाँ पर एक और इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि टॉप 3 ह्यूमन एंसेस्टर्स में आया करता था, क्योंकि ये सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स का इकलौता वारिस था जो कि इस लेवल तक पहुंच गया था। इसके पास तो इटर्नल लैंड के ऊपर एक सीट भी मौजूद थी, और वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर्स वो परमानेंटली स्लेन किया जा सकता है। लेकिन अभी के फिलहाल 7 लॉर्ड्स के पास इतनी पावर्स नहीं थी कि वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर्स को मार भी सके। अब यहाँ पे वही कहना है कि वो जिन एंसेस्टर्स को मारा जा सकता है वो प्राइमोरियल स्पिरिट में नहीं भाग ले सकता है, लेकिन फिर भी अपने लॉर्ड्स के पास इतनी नहीं कि वो उसको मार सके। यहाँ पर ऐसा चल रहा था, लेकिन इसको काउंटर किया जा सकता है, भले ही मारा न जा सके, जिसके साथ बहुत बहुत बकवास होती है। तो ये सब ऐसे ही है, तो इसको थोड़ी मोड़ा स्किप करता हूँ। जिसके साथ वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स कहते हैं कि जल्दी से रोक कर रखो, ये लॉर्ड्स अपनी पावर्स को यूज करके हम पे अटैक कर रहे हैं, और इस टाइम में वो उस नए लॉर्ड्स को हमारे पावर्स को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कैसे कैसे करते, ताकि वो एक काउंटर अटैक को लॉन्च कर सके। वो अपनी पूरी जी जान लगाकर वहां पर रोकने की कोशिश करने लगता है। जिसके साथ वो ये भी कहते हैं कि एक बार हम उनके टैक्टिक्स को समझ जाए कि आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं, हम लोग काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि 1000 आई ह्यूमन एंसेस्टर फिर से अर्जेंटली सबको वार्न करता है कि सब लोग केयरफुल हो जाओ, मोमेंट फिर से हमारी तरफ आ रहा है। जिसको सुनकर सारे के सारे ह्यूमन एंसेस्टर हैरान हो जाते कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मोमेंट तो अपनी पूरी की पूरी कॉम्बैट क्लोन्स को अभी ही पूरी तरह से जला चुका था हम पे अटैक करने के लिए, तो आखिरकार वो फिर से कैसे आ सकता है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इनकी बॉडी एक बार जल जाएगी, इनकी बॉडी अपनी पावर्स को यूज कर लेगी, तो इनको रेस्ट लेना पड़ता है काफी लंबा टाइम का, मतलब ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, लेकिन रेस्ट लेना पड़ता है अपनी पावर्स को रिकवर करने के लिए। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि कैसे मोमेंट, लॉर्ड जिन, लॉर्ड मिंगवा उन्होंने अपने मेन कॉम्बैट क्लोन्स को बर्न कर लिया है, लेकिन उन्होंने अपने एक वीकर क्लोन्स को उस लू फेंग के पास ऑलरेडी छोड़ रखा था। मतलब यहाँ पे उनका टैक्टिक ये था कि मेन क्लोन्स को ले जाके फाइट करा के अपनी पूरी पावर से बर्न करके उन सब पे अटैक करो, और अपने एक वीकर क्लोन्स को यहाँ पे छोड़ दो। अब वो लोग यहाँ पे फाइट कर रहे थे, तो लू फेंग ने क्या किया कि उन सबके वीकर क्लोन्स को वापस उस मेन कॉम्बैट क्लोन जितनी पावरफुल बना दी, एनर्जी को रिकवर करा दिया, जिसकी वजह से वो फिर से फाइट होने लगी। और लू फेंग को उन सबके क्लोन्स को रिकवर करने में टाइम नहीं लगता, बल्कि पलक झपकते ही कर देता है। और युवान अपने फॉर्मेशंस को तो बनाए रखता है, लॉर्ड जिंग अपने स्पेस टाइम में कंट्रोल कर रखा था, तो पूरी की पूरी कंबाइंड सिचुएशंस एक लू फेंग की तरफ और लॉर्ड्स की तरफ पलट चुकी होती हैं। लॉर्ड वुलन और लू फेंग तो एनिमीज के अटैक्स के विद स्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि अपने जितने भी अंदर के लॉर्ड्स हैं वो सब समझ सके। अब देखो 3 लॉर्ड्स वो डायरेक्टली अटैक कर रहे थे, और 4 लॉर्ड्स मतलब लू फेंग को छोड़कर जो बाकी के 4 लॉर्ड्स थे वो अपने पीक कंडीशंस पे ही होते हैं, पूरे के पूरे पीक कंडीशंस पे ही मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे मैंने चैप्टर में एक चीज़ गलती कर दी कि लॉर्ड मोमेंट को मैंने लू फेंग के बाद वाली पावर्स से जरिए रख दी कि उसकी बॉडी लू फेंग के बाद में आती है, लेकिन यहाँ पे वुलन की बॉडी लू फेंग के बाद जितनी पावरफुल होती है, तो उसके लिए माफ़ करना। अब यहाँ पे वुलन और लू फेंग तो एनिमी के अटैक्स को भी स्टैंड कर रहे थे, बाकी के 4 लॉर्ड्स जो कि अपने फॉर्मेशंस के साथ वहाँ पे अटैक्स कर रहे थे, जिसमें लॉर्ड नाइगू आते हैं, अपने युवान भी आते हैं, लॉर्ड जिंगमिंग भी आते हैं, वो तो अपने पीक कंडीशंस पे ही होते हैं, तो इसलिए वो कह सकते हो कि अभी फिलहाल में चल रही थी। वहीं पे लॉर्ड मोमेंट और लॉर्ड जिन और लॉर्ड मिंगवा की बात करें तो वो तो अपने फुल पावर्स को बर्न करके अटैक कर रहे थे, और जबकि उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, तो लू फेंग बड़ी आसानी से उनकी पावर्स को रीस्टोर कर देता था और सबको मार देता था, और वो अपनी पूरी एनर्जी रिजर्व को यूज़ करके अपने मेन अटैक से उन सब पे अटैक करता था। और उन सबके पास एक चीट कोड आ चुका था कि जाओ अटैक्स करते रहो,
फिर से रिकवर करो, अटैक्स करते रहो, जब तक करो तब तक वो मर न जा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐसे ही चलने लगती हैं, वो सब ऐसे करने लगते हैं, वो सब अटैक्स पे अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर ये सब लगातार चलने लगती है, फिर से उन पर अटैक होते हैं। और इस बार जो अटैक्स होता है वो सोल अटैक होता है, जो कि उन सारे बंदों ने किया होता है। इसी के साथ वहाँ पे चलने लगती हैं। पूरे के पूरे ह्यूमन एंसेस्टर्स अपने ओरिजिन कोर्स को संभालने की कोशिश कर रहे थे, पूरे वेव्स को वो रेसिस्ट कर रहे थे ताकि वो अपने लॉर्ड्स के सारे अटैक से बच सके। लेकिन आखिरकार वो कितना कर सकते थे, लॉर्ड जिन भी वहाँ पे आ चुके थे और वो भी अपनी फुल पावर से उन सब पर अटैक करने लगते हैं। और बैटलफील्ड में स्पेस में क्रैक आना शुरू हो जाती हैं और ह्यूमन एंसेस्टर्स वो और हेवली इंजर्ड होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ पर उनमें जो 3 बंदे थे ह्यूमन एंसेस्टर, मतलब 11 तो बॉडीज थी जो कि वीक हो चुकी थी, वाउंड हो चुकी थी, तो उन 11 में से ऐसे 2 ह्यूमन एंसेस्टर्स थे जो कि तबाह हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे फाइनली उन सब ने अपने इस पावर्स को यूज करके उन 2 कॉम्पेनियंस को मार दिया होता है, 2 ह्यूमन एंसेस्टर्स को स्लेन कर दिया होता है। लास्ट में तो यही दिखाया गया है कि टू ऑफ देयर कंपेनियंस हैड फॉलन, मतलब उनके 2 ह्यूमन एंसेस्टर्स मारे जा चुके हैं। और अभी तो बस ये शुरुआत थी, क्योंकि और भी इंजर्ड हो चुकी थी। अब यहाँ पे उनके जो 2 मर चुके थे, तो इसकी वजह से वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो चुके थे। और गुस्सा का मतलब ये है कि वो पीछे अब नहीं हटेंगे, बल्कि वो लोग अपने फुल पावर से अपने लू फेंग और बाकी के लॉर्ड्स पर अटैक करना शुरू कर देंगे। और यही तो उनको चाहिए था कि वो सब अटैक करें, क्योंकि लू फेंग के पास एक चीट कोड आ चुकी है कि वो सबको हील करेंगे। बाकी के जो मेन लॉर्ड्स थे वो तो फॉर्मेशन सबका यूज़ करके सबको प्रोटेक्ट तो कर ही रहा है। मेन अपने जो 3 अटैकिंग लॉर्ड्स हैं वो तो अटैक कर ही रहे हैं, और लू फेंग पीछे से अटैक्स तो और करके उन सबको डैमेज तो कर ही देगा। तो नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, जहाँ पे तबाही तबाही देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।